अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। आप देखें प्रोग्राम असल बात। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अनवर मसूद साहब की शेर व शायरी से। वो कहते हैं कि इलेक्शन में मेरा मद्दे मुकाबिल कुछ ऐसी बेयकीनी से खड़ा है कि सोते में भी चीख उठता है अक्सर, मेरा जलसा बड़ा है। तो जलसे जारी हैं, सियासी पार्टियाँ मैदान में उतरी हुई हैं और आखिरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी सामने आ गया। मंशूर पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुंबुल मलिक साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और अब्दुल्ला गुल साहब, सरबराह जवानान पाकिस्तान। जी खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। सुंबुल साहिबा, आखिरकार मंशूर तो आ गया नून लीग का, तो आप समझती हैं कि जो इस मंशूर में वादे किए गए हैं ये सारे आप पूरे कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी के मंशूर को जो है ना वो वाज़ह करने के लिए मदद की अपने चैनल पे। और जहाँ तक मंशूर की बात है और वादे की बात है, तो मेरा ख्याल है कि ये कहने की आपको ज़रूरत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया है। अगर उन्होंने अपनी आवाम से पाकिस्तान से लोड शेडिंग को ख़त्म करने का वादा किया तो वो भी उन्होंने पूरा किया। अगर उन्होंने पाकिस्तान को सी पैक देने का वादा किया तो वो भी उन्होंने पूरा किया। अगर उन्होंने मोटरवेज पाकिस्तान को देने का वादा किया तो वो भी उन्होंने पूरा किया। और इंशाल्लाह जो नौजवानों को लैपटॉप देने का वादा किया तो वो भी उन्होंने पूरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने जो जो वादा अपनी पाकिस्तानी कौम के साथ किया उसको पूरा किया। और मुस्लिम लीग नून वाहिद वो जमात है जो अपने वादे पे कायम रहती है और अपने वादे को पूरा करती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि जो आवाम से वो वादा करे उसको पूरा करे। ठीक है। और बाकी अच्छा, बाकी रही बासठ बात। तिरसठ अब 62-63 को आप लोग ख़त्म करेंगे या फिर जो उसकी असल शक्ल है, असल हालत थी, उस पर आप लेके जाएंगे? तो जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त मौका मिला था, तो PMLN ने उसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी पार्टी ने कहा था, आपकी क़यादत ने कहा था कि नहीं, इनको रहना चाहिए इन शिकों को। तो जब मियाँ साहब खुद इसकी ज़द में आए तो तब उनको एहसास हुआ कि इसको ख़त्म होना चाहिए 62-63 को? नहीं, देखिए आपको पता है कि ये जब एक पॉलिटिकल कोई फैसले किए जाते हैं तो जो सियासी जमातें होती हैं वो सारी जमातों को साथ लेके चलती हैं। अकेला तो कोई फैसला नहीं किया जाता। जिन लोगों ने पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ राह की तरफ लेके जाना और पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करने हैं, तो वो जो सियासी जमात है PMLN है, वो सारी जमातों को साथ लेके चलती है और सारी जमातों के मुतफिका फैसले के बाद फैसला किया जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई सारी जमातें मिलकर जब बैठेंगी या जब कोई मुतफिका फैसला होएगा पाकिस्तान के राइट में हक में होगा तो वो इंशाल्लाह वो करेंगे। और हमेशा पाकिस्तान के हक में जो भी फैसले किए गए हैं सारी सियासी जमातों को साथ लेके किए गए। मुस्लिम लीग नून वाहिद ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मैशियत के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो तमाम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक पेज पे लेके आती है, डिस्कशन चलती है, फिर उसके बाद जाके फैसले किए जाते हैं। अकेला तो वो कोई फैसला नहीं करती। मुस्लिम लीग नून ऐसी जमात है, उनकी कोशिश होती है कि हत्तुल इम्कान के जो पाकिस्तान की तरक्की में जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है सब लोगों को साथ लेके चला जाए। तो इंशाल्लाह ये भी जो आप मुझे कह रहे हैं ये 62-63 का फैसला जो होगा या जो भी इसमें तरमीम होगी या जो भी वो करना चाहेंगे सारी जमातों की मुतफिका फैसला होगा। फिर इसके बाद में जाके उसके लिए जो भी समझा जाएगा क्या बेहतर है वो फिर करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसहाक डार साहब, अगर आपकी हुकूमत आती है और मुतवक्किल वज़ीर ख़जाना होंगे, तो वो कहते हैं कि अगर सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। और एहसन इकबाल साहब, वो इस हवाले से जवाब देते हैं। उनसे सवाल किया गया इसहाक डार साहब के रेफरेंस देके, तो उन्होंने कहा कि ये जलसों की हद तक या बात करने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देखिए इस पे ये अमल जब करना नामुमकिन है। मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हमजा साहब को CM पंजाब बनने का मौका मिला था तो हमजा साहब ने सबसे पहले जो 200 यूनिट बिजली का था वो आवाम के लिए फ्री किया था। बदकिस्मती से जो हमारी मुखालिफ जमात थी तरीके इंसाफ वो स्टे ऑर्डर पे चली गई थी, अदालतों में चली गई थी। तो ये हम लोग करना जानते हैं और आवाम को रिलीफ देना भी जानते हैं कि हमने कैसे आवाम को रिलीफ देना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद पार्टी है और वो आवाम की जमात है। और अगर वो ना जाते उधर कोर्ट की तरफ तरीके इंसाफ की जमात, तो इंशाल्लाह जितनी देर भी मियाँ साहब रहे थे, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब जो CM पंजाब रहे थे, तो लोगों को 200 यूनिट फ्री जरूर मिलना था। लेकिन बदकिस्मती से कि हम लोग जो अदर पार्टीज हैं जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्हें सही कि वो आवाम के रिलीफ के लिए सोचे, ना कि अगर कोई पार्टी अपनी आवाम के लिए कोई अच्छा फैसला करती है तो उसके स्टे के लिए या उसको रोकने के लिए कि आवाम को अगर रिलीफ मिलेगा तो ये सियासी जमात जो है ये ज्यादा आगे चली जाएगी और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो खुदा रहा इन बातों को छोड़ते हुए ना पाकिस्तान आवाम के लिए सोचना चाहिए। और वो जो सोच थी वो मेरे कायद मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब की थी
जिस पे उन्होंने अमल करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों के जरिए उनको इस अमल से रोका गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आटे पे सब्सिडी दी, जहां तक वो कर सकते थे अवाम की रिलीफ के लिए उन्होंने किया। और इंशाल्लाह आगे भी इसको हम अपने जो है मंशूर में जो चालू किया है इसको कंटिन्यू रखेंगे और इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे कि हम आवाम को रिलीफ दे सके, क्योंकि हमें आवाम की तकलीफ का बेहद एहसास है। इस टाइम पे बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, सुई गैस के बिल बहुत ज्यादा है और हर लिहाज से जो है ना पाकिस्तानी आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। किसी भी तरफ से अगर ये बदकिस्मती से 3.5 साल दौर ना गुजरता पाकिस्तान के ऊपर, ये जो इमरान खान साहब की सूरत में एक तजुर्बा किया गया था, ना किया जाता तो शायद आज हालात पाकिस्तान के ऐसे ना होते। हम भी जो है ना वो आलमी जो है मुआशियत के जो है ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में कहीं ना कहीं जरूर होते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ जो है इमरान खान की सूरत में ऐसा घिनौना मजाक किया गया जो कि सिर्फ इंतकाम के लिए आया। मियां नवाज शरीफ साहब से इंतकाम के लिए, अगर वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचता तो आज पाकिस्तान के हालात ऐसे ना होते। तो इंशाल्लाह मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान अल्लाह ताला उन्हें चौथी मरतबा वजीर आजम बनाए और अल्लाह के हुक्म से वो बनेंगे, और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो कायद है जिसके दिल में अवाम का दर्द है, अवाम के लिए वो सोचते हैं। आप उनके जलसे उठा के देख लें कि उनके जलसों में किसी अदर पार्टी के ऊपर तनकीद बहुत कम है, लेकिन वो अवाम के लिए जो करना चाहते हैं वो उसको पेश करते हैं। हम दूसरी पार्टीज के ऊपर तनकीद को नहीं समझते कि ये जो वोट है ये दूसरी सियासी पार्टियों पे तनकीद करके नहीं ली जाती, अवाम के मसाइल को सुन के उनको बता के फिर ली जाती है। अच्छा, और लेकिन जब आपकी जो पार्टी कायदीन है उनके जब आप जलसे सुनते हैं तो फिर बाकी पार्टी पे तनकीद ही उसमें जारी होती है। नहीं, जितनी अदर्स पार्टी तनकीद करती हैं, दूसरी पार्टी तनकीद करती हैं, इतनी तो हमारी पार्टी तनकीद नहीं करती। हमारा तो बराह रास्त जो हमारे कायद है उसका एक ताल्लुक अवाम के साथ है, वो अवाम से बातें करते हैं, ना कि वो ये कहते कि वो उस पार्टी ने ऐसे कर दिया, उस पार्टी ने ऐसे कर दिया। हम दूसरी पार्टियों के नाम इतना ज्यादा नहीं लेते जितना मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ साहब का नाम जो है ना वो तनकीद की बिना पे लिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, हर पार्टी के ऊपर उनका एक खौफ मुसल्लत है कि खौफ जैसे ही मुसल्लत। ये बिल्कुल खौफ मुसल्लत है ना, तो हर जलसे में सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और ये हो गया वो हो गया, अपना वो कोई मंशूर बताने के काबिल है ही नहीं कोई दूसरी पार्टी। अगर उनका कोई मंशूर हो, अगर वो अवाम के लिए कुछ करना चाहे तो वो बताएं कि हम ये जो है ना ये काम करेंगे अवाम के लिए। उनके उनके जलसे की स्पीच मियां नवाज शरीफ साहब अच्छा, से शुरू होकर और मियां आप क्या नवाज शरीफ साहब पे समझती हैं कि खत्म हो ये जाती खौफ है। इसलिए कि तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी समझ रही हैं कि मियां साहब की हुकूमत क्लीन स्वीप करने जा रही है, मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं आप लोग? जी, ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। हम अपनी अच्छा। अपनी काम और अपने जो हम लोगों ने अवाम को जो दिए हैं, मंसूबे दिए हैं और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हैं, हम अपना जो है उस बिना पे वोट मांगेंगे। हमारे पास बताने के लिए अपने मंसूबे हैं, हमारे पास बताने के लिए अवाम को बताने के लिए कि पाकिस्तान को किस तरह सी पैक दिया गया, पाकिस्तान को मोटरवेज दी गई, पाकिस्तान को मेट्रो बस दी गई, पाकिस्तान के अवाम को ऑरेंज ट्रेन दी गई। हमारे पास हमारे अपने मंसूबे बताने के लिए कि मुस्लिम लीग नून ने ये काम किए हैं और इस इंशाल्लाह इन्हीं कामों को अच्छा, देखते आपसे हुए मैं जो इसी लोग वाले हैं वो से वोट देंगे। एक और सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी जाऊँगा। ये बताइएगा कि आपके पास इतना जामे प्लान है आवाम को डिलीवर करने के लिए, तो सिर्फ वो प्लान ही बताने के लिए इतनी ताख़ीर क्यों होगी? अभी तो ऑलमोस्ट सिर्फ हफ्ता ही रह गया इलेक्शंस में। तो अगर आप एक जो आपका प्लान है वो कंपोज करने में आपको इतना वक्त लग गया तो डिलीवर कैसे करेंगे? जी देखिए, प्लान को कंपोज करने में टाइम लगा है, इसीलिए टाइम लगा है कि उसको डिलीवर करना है। अगर अच्छा, इसको डिलीवर ना करना होता तो फिर हम लोग टाइम ना लेते। हम ठीक लोग है। चाहते हैं कि अगर हमने उसको कंपोज किया तो उसको डिलीवर भी करें। हमने कंपोज करने के साथ साथ उसको डिलीवर करने की भी जो है ना वो देखा है कि उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है इसको डिलीवर करके भी दिखाएगी। ठीक है जी। फहमीदा साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, शुक्रिया। आप जी। इस वक्त कैंपेन में बिजी होंगी यकीनी तौर पे। अच्छा, अपनी पार्टी के हवाले से कुछ बताइएगा। दिसंबर 2023 में डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब ने आपको ज्वाइन किया और उस मीटिंग में जो आपकी गैदरिंग थी उस पे ये फैसला हुआ कि सिंध में आपकी पार्टी एक्टिव हो जाएगी और कुछ सियासी शख्सियात इलेक्टेबल्स उनको आप तोड़ेंगे। तो अब तक आपने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम कितना दिया है, ख़ास तौर पे सिंध में, और आपकी पार्टी इस वक्त सियासी मैदान में कहाँ पे खड़ी है? देखिए ये आपका जो अलायंस। प्रोसेस आप बता, आवाज आ रही है आपको जी जी, मेरी? आ रही है। जी। ये जो है कि वो चले गए और आ गए, देखिए हमारी पार्टी का खौफ तो इतना है कि आज तक ये, खास तौर पे मेरी फैमिली का और बदीन में, कि आज तक इनकी कोशिश ये है कि मैं किसी तरह कंटेस्ट ना करूं और कोर्टों में भाग रहे हैं।
इसी से जाहिर होता है कि इनको किस कदर खौफ है। और ये जो बार बार मियां साहब के लिए कहते हैं कि जी ये तो फील्ड ही नहीं छोड़ते, तो सिंध में ये खुद यही सब कुछ कर रहे हैं कि किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बल्कि फील्ड भी नहीं मिलनी चाहिए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करा रही है, और जिस तरह वो जीडीए के साथ जितना थ्रेटेंड है, आए दिन वो नए नए पोलिंग स्टेशन चेंज हो रहे होते हैं, आरओ उनकी पार्टी बने हुए हैं, और कभी मुझे कहते हैं कि हम आपको सिंबल नहीं देंगे, कभी। अब मैं जीडीए से बिलोंग करती हूँ, जीडीए से मैंने लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन की है, पिछले 5 साल पूरा वो किया है, मैं उनके पॉलिसी और पार्लियामेंट्री मेंबर हूँ बोर्ड की। और मुझे आज ये कि कह रहे नहीं आप सिंबल भी नहीं दे सकते हैं कि अब आप इंडिपेंडेंट लड़ें। मैं क्यों इंडिपेंडेंट लड़ूं? ये सब चीजें हैं जो जाहिर करती हैं कि ये जीडीए के निशान से भी कितना खौफजदा है, और किस कदर ये हर किस्म की वो साजिशों में मुब्तला हैं कि हम किसी तरह भी इलेक्शन ना करें और ये लोगों का मैंडेट एक दफा फिर चुराने में कामयाब हो। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग लाडली पार्टी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं कि पीपल्स पार्टी की मशीनरी वहाँ पे एक्टिव है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो ये हर इलेक्शन से पहले ऐसे गिले शिकवे आते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी एतराज़ात होते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। इस पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खुशी के आंसू मेरे आ गए जब हमारी बहन ने नून लीग के हवाले से बातें की। तो यकीन माने मुझे तो लग रहा है कि अब मैं 2-3 एसी लगवा लूं घर में, उससे ये फायदा हो जाएगा कि बिजली तो मुफ्ती हो जानी है, और वैसे भी सोने चांदी की सड़कें हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बस फिर पाकिस्तान में ही रहेंगे। दुबई शुबई से भी जो दोस्त यार अहबाब हैं उनको बुला लेंगे कि भाई यहाँ आ जाओ, सऊदी अरब छोड़ दो, बस पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जगह जगह बोर्ड लगे होंगे कि यहाँ से दूध गुजर रहा है, एहतियात करें, यहाँ से शहद है, सड़कों के ऊपर जो है वो चिपक सकते हैं आपके पैर। तो मकसद ये है कि ये बातें, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें 57% जिसमें पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो गया, ये सुनहरे ख्वाब जो है तब क्यों नहीं दिखाए गए? ये क्यों नहीं तब बताया गया कि ये जो बिजली है ये लोगों को फ्री हो जाएगी? ये बिजली को महंगा किया किसने, किसकी हुकूमत में हुआ? इमरान के तो जो हुआ वो तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं पीडीएम है। के दौर में लेकिन 18 रुपए फी हाँ, यूनिट महंगी हो गई थी बिजली। जी, 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 जी। जी। और उसके बाद जो गैस का जो बहरान आया, और फिर ना मिली भी नहीं, और फिर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरीके से नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर जाने लग गए, 8 लाख से लोग नकल मकानी करके चले गए, और फिर 57% पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो गया। और हमजा शहबाज शरीफ मेरे कायदे मोहतरम, बल्कि सबके ही कायदे मोहतरम, वो जो उनकी जुम्मा जुम्मा 8 दिन की हुकूमत थी, उससे पहले जो हुकूमतें आई, उन्होंने ये बिजली की महंगाई जो है वो कम क्यों नहीं कर दी? और फिर ये तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है किसी के खिलाफ, बिल्कुल दुरुस्त कहा, किसी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटने का तो आपने बोला था, मैंने बोला था, ये डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने बोला था, ये तो हमने बोला था, ये थोड़ी हम किसी और ने बोला था। बहरहाल ये सारी बातें अब जो देखें, जो इस टाइम पे डॉक्टर फहमीदा बात कर रही है वो गलत नहीं कह रही। हकीकत यह है कि इस टाइम पे जो साल हर साल से पिछले 15 साल से लोगों को जो है वो तैनात किया गया, जिसको सिपाही भर्ती किया गया था वो आज एसएचओ बन चुका है, डीएसपी बन चुका है, और वो एक पूरा जो है मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मामलात वहां चल रहे हैं। और सिंध के अंदर जो है वो क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, मीडिया भी उस तरह से नहीं जाता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ज्यादा पंजाब की तरफ फोकस करता है, बलोचिस्तान के अंदरून शहरों में, सिंध के अंदरून शहरों में वो जाता ही नहीं है। केपी के बीच ज़ाहिर है कुछ ज्यादा 2-4 शहर ही हैं जिनके ऊपर वो जाता नजर आता है। अब मसला यहाँ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लुएंस होता है, और अब भी हो रहा है, और शायद आइंदा भी होगा। लेकिन इस इन्फ्लुएंस से हट के अगर बात कर ली जाए, तो पहले ये बताया जाए कि जो माजी के अंदर मंशूर दिए गए थे
वो कहाँ गए? माजी के अंदर जो पाकिस्तान में अभी भी ऐसी जगह मौजूद है, सिंध में मौजूद है। अभी मेरी अपनी तंजीम जो है जीडीए के अंदर, जहाँ से थरपारकर से अरबाब गुलाम रहीम साहब लड़ रहे हैं, एक हमारा जो इलाका है जहाँ से हम 6,000 के करीब हमारे वोट हैं, वो हमने उनके साथ एक अलायंस किया है। लेकिन इस सब का मतलब ये है कि वहाँ बिजली ही नहीं है। पूरे पूरे ये 6,000 लोग जो रह रहे हैं, उनको बिजली किसी ने कभी फराहम नहीं की। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या हम हैं या आप हैं या बेचारे वो लोग जिनको बिजली नहीं मिली? असली मसला ये है कि कौम के साथ मंशूरों पे वादे किए गए, जीडीए ने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए, मुस्लिम लीग ने भी किए, क्या वो निभा दिए? क्या उसका 10% भी जो है वो लोगों को मिला? और फिर अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देख लें तो जो पहली हुकूमत नून लीग की थी, क्या और जो आखिरी हुकूमत थी उसका परफॉर्मेंस क्या थी? इसी तरीके से जो जीडीए ने किया वो हमें पता चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जो 15 साल के अंदर, कोई कह सकता है कि जनाब मैं जो है वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद को कराची बना दूंगा, तो फिर इसका मतलब है कि इस्लामाबाद जो है वो एक बेहतर मिसाल आपके सामने मौजूद है। ठीक है। फिर जो मईशत के साथ साथ जो नुक्से अमन अमान हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया गया, जो आरबीओडी केनाल थी, जो 11 अरब रुपए का मंसूबा था, उसको 63 अरब रुपए के ऊपर ले जाया गया। जो लाड़काना के अंदर सेम नाला जो है वो रोड से 20 फुट ऊपर बना दिया गया। कमाल ये है, सेम नाला 20 फुट ऊपर जो है वो रोड से बना दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी एक कामरान खान साहब के टीवी प्रोग्राम में बकायदा दिखाया गया, वीडियो दिखाई गई इसकी। अब जो पंजाब के ऊपर आ जाते हैं, पंजाब के ऊपर जितने वादे वईद किए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 62-63 का मामला था, या जो बाकी लोगों के इसाक डार साहब ने जो कहा, ये क्या एक जुर्म नहीं है कि जो आदमी कहे कि मैं अभी वहां से चला नहीं हूं तो डॉलर नीचे आ गया, और फिर वो डॉलर जो है वो 200 से उठ के गया 300 जो है वो 50 रुपए के ऊपर। कौन है रिस्पॉन्सिबल? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? क्या ये अवाम रिस्पॉन्सिबल है? ये बिलियन ऑफ जो पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ, ये कौन है इसके जिम्मेदार है? समबडी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात ये नहीं है, अब आपके पास ये चांस नहीं है कि आप किसी माजी की हुकूमत के ऊपर जो है वो इसका बार डाल दें। हकीकत यह है कि पीडीएम की हुकूमत आपकी थी, आप लोग आपस में शीरो शक्कर थे, आप लोग एक दूसरे को वो तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में अब्दुल्ला साहब इनसे सवाल कराची में आ करता हूँ, जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हमारे पास आते हैं, कायदीन आते हैं, कि जब आपका अलायंस था, पीडीएम की हुकूमत थी, तो तब आप ये कह रहे थे कि हमारे मसले मसाइल ये थे कि हमने तमाम पार्टीज़ को सेटिस्फाई भी करना था और साथ लेके चलना था, हमारी मजबूरियाँ थी। सवाल यहाँ पे पैदा होता है, सुंबल साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या आपने कहा था कि तमाम पार्टीज़ के साथ मिल के बैठेगी, क्या आप तमाम सियासी पार्टीज़ के साथ मिल के बैठेंगे या हुकूमत चलाएंगे? और अगर फिर से यही हमें शिकवा सुनने को मिला अवाम को कि हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, अलायंस था और हम डिलीवर नहीं कर पाए चूँकि बाकी पार्टीज़ को साथ लेके चलना था? जी देखिए, इंशाल्लाह ये डिलीवर करने का टाइम है। जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं और जो पाकिस्तान की हालत की जा चुकी है 3.5 साल के अरसा में, ये जो गेम ब्लेम है ना, ये नहीं चलेगा। अब इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को हम लोगों ने आगे लेके जाना है तो इसमें सिर्फ एक पार्टी की लेकिन जिम्मेदारी मसला नहीं ये है है। कि अभी तक सब ब्लेम में- गेम चल रहा है। देखिए अभी भी आप उसका जिक्र कर रही हैं, मियां साहब मैंने हर मैंने जलसे में आपसे जिक्र कहा है करते कि हैं। ब्लेम गेम की आगे चल के अब नहीं चलेगा, अच्छा। क्योंकि अवाम अब चाहती है कि हम लोगों को रिलीफ मिले और डिलीवर किया जाए। इस टाइम पे डिलीवर करने का टाइम है। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे कि फलां पार्टी ने ये कर दिया, फलां पार्टी ने ये कर दिया, 3.5 साल का अरसा अगर आप देखें तो बहुत बदतरीन हम लोगों के ऊपर दौर गुजरा है। सवाए वो उसकी इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट, उन्होंने सवाए इंतकाम के अगर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया तो एक भी काम बता दें आप, एक काम बता तो दें पीपल्स पार्टी से आप सेटिस्फाइड हैं? करते। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया? नहीं, हम लोग पीपल्स पार्टी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर पीपल्स अच्छा। पार्टी से सेटिस्फाइड होते, वो डिलीवर करती, तो आज मियां नवाज शरीफ साहब की हर जलसे में तनकीद ना की जाती। मियां नवाज शरीफ साहब पे, वो जो शहबाज शरीफ साहब पे, उन पे तनकीद ना की जाती। हालांकि पीडीएम जो थी गवर्नमेंट की, उसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी। अब ये पीपल्स पार्टी की हम उसका हिस्सा नहीं थे तो पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी। पीपल्स पार्टी
को भी साथ लेके सारे फैसले किए गए हैं, उनको इत्मीनान में लेके सारे फैसले किए गए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी अगर कहे कि जी हम लोगों को तो पता नहीं है, हमने ये नहीं किया, वजीर खारजा साहब जो बिलावल भुट्टो थे पूरी दुनिया उन्होंने घूम ली। ठीक है, इस पीडीएम की अच्छा गवर्नमेंट में घूमी है ना जी उन्होंने जी पूरी ठीक। पूरी जो वो कहते थे कि जी हमने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने वजारत बाहर ही खारजा जाना था जी। ठीक है, जी पॉइंट जी टेकन। फॉरेन मिनिस्टर जो नहीं होते हैं वो जी नहीं तो वो थे ना, तो वो भी ये अब ये तो ना कि हम इसका हिस्सा ही नहीं थे, हम ये चाहते ही नहीं थे। मिनिस्ट्री तो उन्होंने सबसे आला ली, ठीक है, मिनिस्ट्री तो उन्होंने सबसे आला ली ना। जब लेकिन मिनिस्ट्री वजारत सबसे उज़्मा आला तो आपने ले बाकी ली। के नहीं वजारत मिनिस्ट्री उज़्मा उन्होंने ली, तो वजीर ली आजम हमने आपके थे नहीं जी नहीं जी। उन्होंने ली ना, वजारत हार जब उन्होंने ली तो ये तो ना कहें कि जी हम इसका हिस्सा ही नहीं थे। इनके वज़रा भी थे, वजारत भी ली, सब कुछ किया, और अब ये कहे कि जी हमें तो पता नहीं, हम तो चाहते ही नहीं थे, हम तो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे। तो ये ठीक है, ये इन बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो बात है ना, ये लोगों को बताएं, जी जो ठीक, किया है जो किया है वो बताएं, जो कोई अच्छी बात जो करना चाहते हैं वो बताएं। ये ऐसे ना करें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो कर दिया। जी ठीक है, पॉइंट टेकन जी। ठीक है, ठीक है फहमीदा साहिबा, आप जी ठीक है फहमीदा साहिबा, आपने एक अरसा गुजारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आप उस पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और आपको अरसा हो गया सियासत करते हुए। आप क्या समझती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलाइंस होना, सीओडी होना, फिर पीडीएम का हिस्सा बनना और फिर एकदम से रास्ते जुदा हो जाना और फिर एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, ये उस वक्त सारी पार्टीज़ किधर थीं जब ये एक हुकूमत का हिस्सा थे, प्रोविंशियल में भी फेडरल में भी, तब इनको क्यों नहीं दिखाई दी एक दूसरे की खामियां? जी देखिए, मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी और वो वाकई पीपल्स पार्टी थी। अब जो पार्टी है उसको मैं पीपल्स पार्टी से समझती नहीं हूँ और इसीलिए शायद हमारी राहें जुदा हो। और दूसरी चीज है कि जो ये अब एक वो उन पे डाले ब्लेम, वो उन पे डाले। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पूरी जिम्मेदारी पूरी काबीना की होती है, कोई इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं होती, कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होते। और अगर फ्लोर पे आप देखें तो एक तरफ से आता था कि ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े जोर और शोर से कहा जाता था। और फिर दूसरी तरफ से आता था कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो बड़ा अच्छा, और दूर एक दूसरे की पूरी तारीफें हो रही थी। देखिए, 18 महीने गुजारने के बाद एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करना, ये बहुत ही अजीब किस्म की बात है। इसमें अगर उनको कोई एतराज था, ये फाइनेंस या जो डॉलर की हालत थी या इकोनॉमिक सिचुएशन थी, तो उस वक्त ही बिलावल साहब को अलग हो जाना चाहिए था। उस वक्त क्यों बैठे रहे काबीना? ना सिर्फ ये, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास रही, कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके पास थी, तो इस तरह की मतलब काफी इंपॉर्टेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, इतना बड़ा हेल्थ का इश्यू सिंध इतनी बुरी तरह सफर कर रहा है कि काश ये उस वक्त हेल्थ की तरफ इस तरफ देखते और एक हेल्थ कार्ड किस्म की चीज यहाँ पे सिंध में भी इनको देनी चाहिए थी। बुरा हाल है इस वक्त यहाँ तालीम का, इस वक्त बुरा हाल है हेल्थ का ओवरऑल। एंड अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देखें और जो ड्रग्स की सूरत हाल है, तो इस 15 साल की कारकर्दगी में अगर मुल्क यहाँ पहुंच गया, तो आप ये मैनिफेस्टो की बातें करते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई मैनिफेस्टो कभी किसी चीज पे अमल नहीं हुआ, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक चीजें हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं रही है, क्योंकि जब विल ही ना हो, पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। वो तो आपकी बात से मैं जब एग्री इसलिए करूंगा, कता कलामी के लिए माजरत, के बिलावल साहब से जब एक सहाफ़ी ने, एंकर पर्सन ने सवाल किया कि ये तो बड़ा कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है आपका मंशूर, तो उन्होंने कहा कि अब क्या ख्वाब भी ना देखें। जी देखिए, वही बात है कि होप देनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, बिल्कुल आवाम को देनी चाहिए, लेकिन अगर जब ये सिचुएशन हो कि पूरी कौम होपलेस हो, इनको सारी इनकी बातों से नजर आ रहा हो कि कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है, और इस वक्त ये कितना भी कुछ कह दें, कौम बहुत होपलेस ठीक है, है। ठीक और है, जिस तरह ये इस वक्त इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा मायूसी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन से लोग बहुत मायूस हो रहे हैं और नाराज। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि सब ड्रामा चल रहा है, तो ब्रेक का यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक से वापस आएंगे। अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये ड्रामा है तो क्या आज के दौर में सियासी पार्टीज़ ये ड्रामा रचा सकती हैं? और जो टग ऑफ वॉर चल रही है इस वक्त
धींगा मुश्ती चल रही है और जो बताया जा रहा है कि हम मंशूर में ये डिलीवर करेंगे, मंशूर में हम ये वादा आपसे करते हैं, हम आपको बिजली फ्री देंगे, आपके लिए हम लोग तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, और उसी मंशूर के हवाले से जब पार्टी कायदीन ये बयान देते हैं कि हम क्या सिर्फ ख्वाब भी ना देखें, तो अपेरेंटली क्या इन वादों में इन वादों की जद में अवाम इस दफ़ा भी आएगी कि नहीं, या फिर ये वाली अवाम पिछली अवाम की तरह इन पे ट्रस्ट कर लेगी, बिलीव कर लेगी, या फिर इंफॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये इस वक्त इस दफ़ा थोड़ा सा टफ कंपटीशन देंगे सियासतदानों को। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक जी, हमें ज्वाइन किया है अंजुम रशीद साहब ने भी, सीनियर तज्जियाकार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपसे एक मैंने सवाल किया था कि क्या डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ये सब ड्रामा है और सब नारे हैं और वादे हैं जो डिलीवर नहीं कर पाती हुकूमतें जब आती हैं सियासी पार्टीज गवर्नमेंट्स में, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा का इलेक्शन मुख्तलिफ है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और नौजवानों की तादाद एक बड़ी तादाद है जो कि वेल इन्फॉर्म्ड है? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इस बार का इलेक्शन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि एक अवेयरनेस तो लोगों में मौजूद है और सोशल मीडिया का दौर के अंदर कोई चीज़ छुपती नहीं है, करप्शन के दास्तानें नहीं छुपती और फिर ये एकदम लोगों तक फैल जाती है, इसलिए कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिला तहकीक भी होती हैं, लेकिन कई चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होती हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में परफ़ॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो एक पार्टी का एक तरीका कार होता है। देखिए ना, एक आदमी की सोच से सारा जो पार्टी है वो तब्दील नहीं होती। जिनके मुँह को खून लग गया है, जिनके हाथों के ऊपर जो है करप्शन के दास्ताने चढ़े हुए हैं, वो लोग ऐसे जल्दी से बाज नहीं आते और यही वजह होती है कि हम माज़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात देखते रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जनाब जब आपकी उनकी बारी थी, तब उनको तो आपने पूछा नहीं। अब ये इलेक्शन है जिसके ऊपर एक आदमी ने अपने हलके में एक एमएनए, एमपीए जो है, उसने 30 करोड़ रुपया, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए लगाना है, तो फिर आप मुझे ये बताएँ कि वो ये पैसे फिर यहीं से पूरे करने हैं ना। फिर मुख्तलिफ ठेके, मुख्तलिफ चीज़ें, फिर वो तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? और यही तरीका होता रहा है। और फिर उसके ऊपर जो फिर तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इनका अपने अंदर जो एहतसाब का अमल है, वो बड़ा कमज़ोर है। कितने लोगों को, कितने मिनिस्टरों को जो है, वो निकाल दिया गया कि वो करप्ट थे, वो मेरे ख़्याल में परफ़ॉर्म नहीं कर सके। लेकिन हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि हमें ये भी देखने में आया कि जिन मिनिस्टरों को अपनी बैड परफ़ॉर्मेंस की वजह से निकाला गया, उनको दूसरी मिनिस्ट्रियाँ दे दी गई। यानी कि सोने पे सुहागा ये है कि पहले आपने बैड परफ़ॉर्मेंस की, ऊपर से आपको मिनिस्ट्री भी दूसरी मिल गई। अब देखना ये है कि इसमें ये लग ये रहा है कि अगर इनको ये सबको ये बात तो एक तकलीफ बनी हुई है इनके लिए कि जी अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर कैसे चलेंगे। लेकिन जिस सिस्टम पे, जिस ग्राउंड के ऊपर इन्होंने पाँव रखा है, उसकी बुनियाद जो है वो मौजूद ही नहीं है क्योंकि वहाँ दलदल है। करप्शन की, नाजायज़ कामों की, बेईमानियों की, डकैतियों की, वो जो एटीएम इनके पीछे मदद करते हैं, क्या वो वही माफिया नहीं है जिनके खिलाफ जो है अभी हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत जो है उसने क्रैकडाउन फौज के जरिए करवाए हैं? क्या ड्रग माफिया इनके पीछे नहीं है? क्या लैंड माफिया इनके पीछे नहीं है? क्या इनके पीछे स्मगलर्स नहीं है? तो ये जो जिन्होंने टैक्स चोरी किए हैं, जिन्होंने बिजलियां चोरी की हैं, जिन्होंने गैस चोरी की है, जिन्होंने जो है एफपीआर के हवाले से अपने कोई धंधे किए हुए हैं, तो ये वो तमाम वो लोग हैं। तो फिर इसलिए इनके इलेक्शन कैंपेन को जब सपोर्ट करेंगे तो यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, तुम मेरी यहाँ मदद करो, मैं तुम्हारी वहां मदद करूंगा। ठीक है। अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा जो चैलेंजेस हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो भी आने वाली हुकूमत है, गैस की शॉर्टेज है, डिमांड सप्लाई में बिल्कुल 50% का डिफरेंस है, फिर हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, 62,000 अरब रुपए से ज़ायद हमारे कर्ज़े हैं, बिजली पूरी नहीं हो रही और यूथ की बड़ी तादाद है, बेरोज़गार है, जीडीपी ग्रोथ कितनी अफेक्ट हो चुकी। ये सारे चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए कितने बड़े चैलेंज होंगे और कैसे इसको फेस करेंगे, और आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को अगले 3 साल में 70 अरब डॉलर अदा करने हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना मियां नवाज शरीफ ने, ना बिलावल ने, ना किसी और ने ये प्लान ही नहीं दिया कि वो बैरूनी अदायगियां कैसे करेंगे। और बज़ाहिर नजर ये आ रहा है
कि ये डिफॉल्ट कर मुल्क को करा देंगे। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम जो है वो पता नहीं इनके ज़हनों में कहीं हो दूर। इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, इन्होंने ऐलान नहीं किया है, इन्होंने मंशूर में नहीं कहा है। तो ये पाकिस्तान की माशी बहाली तो प्रोग्राम ही नहीं है। अच्छा, ये तो वो बता रहे हैं कि हम तनख्वाहें दुगनी कर देंगे 5 साल में। सोलर का तो सारी पार्टी जिक्र कर रही हैं, किसानों की बात हो रही है, लेकिन जो आपकी बात है कि वो जब ये वादा करते हैं हम ये सब कुछ डिलीवर करेंगे, करेंगे कहाँ से? सवाल ये तो पैदा होता है। देखिए, तनख्वाहें तो दुगनी हो सकती हैं, वो तो पॉसिबल है कि वो गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने जो है तनख्वाहें दुगनी कर दें। लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 30 लाख घर 1 करोड़ पीपल्स पार्टी 30 लाख घर देंगे। जी। बिलावल साहब कह रहे हैं 30 लाख घर देंगे, नवाज शरीफ कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बिलावल भी कह रहे हैं नौकरियां भाई 1 करोड़ नौकरियों के लिए वो कारखाने कैसे लगेंगे? पाकिस्तान में तो ग्रोथ है ही नहीं, जीरो ग्रोथ है। सब ग्रोथ रेट पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये कोई, अब मुझे तो ये नौकरियां शौकरियां तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कुछ भी हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो अंजुम साहब, मसला तो इतनी ये ना, जल्दी- फिर सबसे बड़ा मसला तो ये कि हमारे पास यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडरशिप भी यही है। तो ये तो हमने मसाइल को हमने पॉइंट आउट कर दिया है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? भाई इनके पास कोई हल इन्होंने नहीं दिया है। अगर हल इन्होंने नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हल भी नहीं करेंगे। अगला साल जो है, अगले 2 साल जो है, जो भी आ जाए गवर्नमेंट में, चाहे वो बिलावल जीत जाए, चाहे वो नवाज शरीफ जीत जाए, नवाज शरीफ के जीतने प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कान है, वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा पाएंगे। अब तक की सूरत हाल में कल कोई ये नया प्लान दे दे, कोई नया मंशूर दे दे, अभी तक इन्होंने जो मंशूर दिया है उसमें इस मसले का हल ही नहीं है कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियाँ कैसे होंगी और पाकिस्तान का जो सर्वाइव कैसे करेगा। पाकिस्तान का रेवेन्यू ही नहीं है इतना कि वो मुल्क की तनख्वाहें लोगों की दुगनी कर सकें। ठीक है अब्दुल्ला साहब, अपेरेंटली कोलिशन गवर्नमेंट बनती है अगर और मखलूत हुकूमत होती है, तो इस वक्त ये भी एनालिसिस हो रहे हैं, बड़े बड़े साफ़ी, बड़े बड़े तज्जियाकार, इवन सियासतदान भी तज्जिया कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद फिर आने वाली हुकूमत ज़्यादा देर ना निकाल सके, उनकी कोलिशन ज़्यादा अर्सा नहीं निकल सकेगी, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा आप भी समझते हैं? सांझे की हंडिया चौराहे में फूटेगी, जिस तरह से पीडीएम की फूटी इसी तरह से इनकी भी फूटेगी, क्योंकि ये भी कोई पीडीएम का ही एक एडवांस फॉर्म बनता जा रहा है, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर कुछ एक कोएलिशन इनकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि सिंध के अंदर भी उनको सपोर्ट दिया जाएगा। और फिर साथ ही साथ यह है कि ऑपोजिशन जो है बड़ी खूबसूरत और फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी और मरकज के अंदर मजे से ये काम करेंगे। लेकिन जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और इनके पास कोई हल तो है नहीं। जब हल कोई नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू होगी। जब वो ब्लेम गेम शुरू होगी तो नतीजा ये होगा, क्योंकि इस कोएलिशंस का फायदा इनकी रात और इनके मफादात को तो जरूर होगा, लेकिन इससे अवाम का कुछ फायदा नहीं होगा। और जाहिर है इनकी पूरी कोशिश होगी कि पहले साल में ही, क्योंकि ये जैसे आपने तज्जिया किया या दीगर लोग तज्जिया कर रहे हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि 8 महीने या साल, तो फिर अगर 8 महीने साल है तो इसका मतलब है करप्शन का बाजार गर्म होगा और जल्दी जल्दी इलेक्शन पे लगाई हुई रकम को वापस दुगना करके लिया जाएगा। वैसे ही जैसे 26 दिन रह गए थे, बल्कि 22 दिन रह गए थे हुकूमत खत्म होने में, नहीं जो पीडीएम की हुकूमत थी वो खत्म होने में 22 दिन रह गए थे, और डेवलपमेंट के नाम पे 54 अरब रुपया जो है वो रिलीज किया गया। क्या इस दौरान में आप कोई तामीरात कर सकते थे? तो जवाब है नफी में। क्या आप इससे कोई जो है अस्पताल या स्कूल बना देते? तो जवाब नफी के अंदर है। वो पैसा कहाँ गया? कोई पूछने वाला है कि वो 54 अरब रुपए कहाँ गया? वो बस आपको समझ है कि वो कहाँ गया, घी कहाँ गया खिचड़ी में, और खिचड़ी कहाँ गई पेट के अंदर, और बस वो पेट और आप जो है वो मजे करें। ठीक है। इसलिए ये पैसा लगाएंगे, ये पैसा मारेंगे, ये लूट खसूट होगा और 1 साल में
मादरे वतन का वो हाल करेंगे जो पीडीएम के अंदर जो है वो 57% अगर रुपया डिवैल्यू हुआ था। तो आप इसी को अभी जैसे सोहेल साहब ने ये बात कही, ये देखिए ना 57% जो अंजुम रुपया साहब ने जी डिवैल्यू हुआ, जी अंजुम साहब से सॉरी, अंजुम साहब ने जो बात की वो डिवैल्यू जो हुआ वो 3 साल मिनिमम लगेंगे उसको वापस उस हालत में 57% अपने पैसे को दोबारा खड़ा करने में। तो आप कैसे बात कर रहे हैं? फिर ये जो सोलर की बात कर रहे हैं, इसके लिए जाहिर है ये डॉलर लाएंगे क्योंकि सोलर पाकिस्तान में तो बनता नहीं है। तो फिर सोलर के लिए ये डॉलर लाएंगे, डॉलर कहां से लाएंगे? वो इंपोर्ट कहां से होगी? किस बुनियाद के ऊपर होगी? और आईएमएफ की शराइत जो है, क्या वो आपको सस्ती बिजली, सस्ती गैस और लोगों के लिए फ्यूल के अंदर, या नौकरियां तो तब क्रिएट होंगी ना जब ठीक है पाकिस्तान जी, में पॉइंट टेकन। इंडस्ट्री वो फ्लरिश कर रही होगी। आईएमएफ जब का आपने जिक्र इंडस्ट्री नहीं किया, उसके फ्लरिश कर रही मुताबिक तो होगी। अगले साल हमारी पेट्रोल की प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, लेवी और बढ़ जाएगी। अंजुम साहब, तो फिर अवाम के लिए क्या कोई अच्छी खबर कोई नहीं है? मायूसी है सिर्फ? सियासतदान तो यही है, पार्टीज यही हैं, वोट तो इन्हीं को देना है। अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ कुछ भी होने की किसी ने उम्मीद ही नहीं दिलाई है। इन सियासी जमातों ने अपने मंशूर में या अपनी तकरीरों में ऐलान ही नहीं किया है कि वो पाकिस्तान का माशी जो बहरान है वो कैसे हल करेंगे। और सिर्फ ये कहा है कि हम करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, भी करोड़ नौकरियां भी दिलवाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे दिलवाएंगे। तो इसलिए इनके पास अभी तक बज़ाहिर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि ये पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सके और हमें अगले 3 साल में ये डिफॉल्ट से बचा सके। और अभी आप ये तो सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और ये जो सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं उन्होंने इसका कोई ऐलान नहीं किया, कोई मंसूबा नहीं दिया, कोई प्लान नहीं किया कि वो डिफॉल्ट से कैसे बचाएंगी, और कोई इसकी तजवीज भी नहीं दी। तो इसलिए अब अगर ये तजवीज ही नहीं दे रहे तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर डिफॉल्ट से बच सकेंगे। ठीक है। और अगर ये तो बड़ी परेशान कुन और अफसोस वाली बात है और तजिया भी है। अच्छा ये बताइए कि जो भी मंशूर है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर द मोमेंट हम बिलीव कर लेते हैं, हम यकीन कर लेते हैं कि इनका जो मंशूर है वो डिलीवर कर पाएंगे। उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये पार्टीज़ अपना मंशूर डिलीवर करने के लिए वाकई में सही मानों में बाकी पार्टीज़ के साथ मिल बैठ जाएंगे, बिल पास करेंगे? भाई आप जो बात कर रहे हैं, ये मतलब ये सारी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो ही जमातें हैं ना जिन्होंने गवर्नमेंट बनानी है। जी हाँ। या जहांगीर तरीन के कुछ वोट होंगे, या कुछ एमक्यूएम के वोट आ जाएंगे, या बाप के बलूचिस्तान से वोट आ जाएंगे। ये जो लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे होना है, मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि इनमें से किसी ने भी, ना एमक्यूएम ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नून ने ये प्लान ही नहीं दिया, ये प्रोग्राम ही नहीं दिया कि हम मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे और डिफॉल्ट से बचाएंगे। कोई तरीका ही नहीं समझाया। तो अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करेंगे? फिर भी कुछ नहीं कर सकते। इकट्ठे तो ये तय होंगे, किसी एक के पास प्लान हो, बाकी ये इकट्ठे हो जाए। तो अभी तक तो प्लान क्या है किसी ने ऐलान किया नहीं। ठीक है जी। मायूस कुन बात है, लेकिन ये अपेरेंटली हकीकत दिखाई दे रही है कि वाकई में कर्जे किस तरह से उतारेंगे ये तो किसी ने मंशूर में मेंशन किया नहीं है। डिलीवर करेंगे जो वादे किए हैं वो कैसे करेंगे, सवाल ही पैदा होता है। अब्दुल्ला गुल साहब, अंजुम रशीद साहब और हमारे साथ मौजूद थी सुंबल मलिक साहिबा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा रहनुमा GD। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गैस पाइपलाइन, गैस की कमी है और जितनी डिमांड है सप्लाई उसकी आधी है, और ईरान से हम गैस अभी तक क्यों नहीं ले सके, पाइप क्यों नहीं बिछा सके। अगर हमने मुकर्ररा वक्त तक गैस का कनेक्शन ना लिया तो फिर हमें जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। उस वाले से बात करेंगे। इंडस्ट्री हमारी बहुत अफेक्ट हुई है और उसकी वजह से हमें मिलियंस का नुकसान, बिलियंस का रादर नुकसान हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहबाज राना साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जी ज़फ़र मोतीवाला साहब। खुशामदीद कहते हैं अपने मेहमानों को। अब बात करेंगे हम अपनी इकॉनमी पे, और शहबाज साहब आपसे जानना चाहूँगा पहले कि जो मंशूर दिया है नून लीग ने, इस पर जो उन्होंने वादे किए हैं, पीपल्स पार्टी का जब मंशूर आया था तो आपको हमने लिया था प्रोग्राम में,
ये क्या डिलीवर कर पाएंगे? अगर आपकी नज़र गुजरी है उससे, आपने नज़र दौड़ाई है, अगर नहीं तो मैं मेंशन कर दूं कुछ उनके वादे मंशूर में जिन्होंने भी किए हैं। जी देखिए, मैंने पीएमएलएन का जो मंशूर है वो देखा है, उस पर जो इकोनॉमिक साइड उस पर मैंने अपना टीवी पे प्रोग्राम भी किया था, उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। अगर आप पीएमएलएन के मंशूर को गौर से देखते हैं तो अनलाइक पास इस दफा जो पीएमएलएन ने कोई बहुत बड़े दावे नहीं किए और उन्होंने कोई इस किस्म का कोई वादा करते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो चांद तोड़ के ले आएंगे या सितारे तोड़ के ले आएंगे। उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटीज है इकोनॉमी की उसको मद्देनजर रखा है और उन ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ प्रोमिस किए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एम्बिशियस हैं, लेकिन ज्यादातर इस मंशूर के अंदर ऐसी चीजें हैं जो अगर वो डिलीवर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक वादे नहीं किए। अच्छा, ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि मंशूर में कहीं पे भी जो बैरूनी कर्जा जात हैं उनका जिक्र नहीं किया, और अंदरूनी बैरूनी मिला के कोई 78 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, कर्जे हैं, इस पे कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही। ये आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और ये कैसे अदा कर पाएंगे? देखिए, पीएमएलएन के मंशूर में जो 2-3 चीजें मिसिंग है, जिसमें एक आईएमएफ के प्रोग्राम का कोई तज़किरा नहीं है और दूसरा जो बढ़ता हुआ कर्जा है इसका सोल्यूशन क्या है, डायरेक्टली इस हवाले से डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन एक जो चीज उन्होंने मंशूर में मेंशन की है वो ये है कि जी जब शरह सूद नीचे आ जाएगी और इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी तो शरह सूद कम होने से नए कर्जे लेने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएंगी और डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें बट्स बहुत ज्यादा है जो वो बात कर रहे हैं। क्लियर उनका कोई रोड मैप नहीं है कि क्या वो पब्लिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते। क्योंकि इससे जो पाकिस्तान के कर्जों की सूरत हाल है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है और जो आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके अंदर भी इस चीज का तज़किरा था कि जो डेट की सस्टेनेबिलिटी का पाथ है पाकिस्तान का वो नैरो हो रहा है, विच मीन्स कि हमें शायद जल्द कर्जों की रीशेड्यूलिंग की तरफ जाना पड़े। तो इस हवाले से मंशूर जो है पीएमएलएन का वो खामोश है। ठीक है जफर साहब, 6.6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे हमारी डिमांड है गैस की, जो कि सप्लाई हम कर रहे हैं 3.3 से 3.5 तक। इंडस्ट्री हमारी तबाह होकर रह गई है। और कराची की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो तकरीबन 3 महीने से गैस सस्पेंड हुई है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो A125 यानी कि $125 मिलियन पर डे रोज़ाना के हिसाब से एक्सपोर्ट रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहे हैं इस वक्त? तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो तबाही की तरफ जा रहा है। अभी बात आ रही थी कि मोहम्मद अली साहब ने जो पावर के अभी हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भेजा है कि 14 रुपये पर यूनिट की जगह 9 रुपये हमने आईएमएफ को लिख कर भेजा है, तो आईएमएफ इसको कंसिडर कर लेगी। तो आईएमएफ ऐसा कोई कंसिडर नहीं कर रही है और इसका आज प्रूफ आपको आ गया है कि हर इंडिकेटर ये कह रहा था कि इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल्ड हुई है। तो सिंबॉलिकली भी आज चाहते तो मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट कम कर सकते थे, लेकिन आज भी वही मेंटेन हुआ है और बात आगे कर दी कि मार्च में देखेंगे। और जो बॉडी लैंग्वेज स्टेट बैंक की है गवर्नर की, उनको मैं देखकर थरथरी आती है कि ये अगर चला रहे हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी घबराई हुई है, तो आम इन्वेस्टर, आम इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉटेज इंडस्ट्री वाला, हाईली बोरोड जो इंडस्ट्रियां चला रहे हैं इंटरेस्ट रेट पर बैंकों से, उनका क्या हाल होता होगा। अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी रैली आई हमारी कैपिटल मार्केट में तेजी की तरफ, तो सेलर साइड सरप्राइजिंगली वो लोग थे जो बहुत बुलिश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं वो इतनी हमको महंगी पड़ रही हैं, बैंकिंग सर्कल से निकाल करके 22% हम गवर्नमेंट को दें, बैंक जो है वो 2% लें, 24% पर हम फीजेबल नहीं है, तो माइट एज वेल हम वहाँ की जो हाई इंटरेस्ट भर रहे हैं उसकी जगह हम पैसे उनको वापस करना शुरू कर दें, ताकि स्टॉक्स में तो हमारे कम हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ये भरेंगे तो हम सरवाइव करेंगे। मैं ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज को जानता हूँ जो 5-6 अरब रुपया पर साल बैंकों के कर्जों के सामने देते हैं। तो ये सब तो मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। और सही कहा कि बट्स बहुत हैं दोनों के मंशूरों में, जो है वो फीजेबल या वो है ही नहीं कि भाई वो ये डिलीवर कर सकेंगे। ठीक है शहबाज साहब, नून लीग का मंशूर ये भी कहता है कि 5 साल में फी कस, अच्छा सादा अल्फाज में हमें समझाइएगा कि ये किस हद तक पॉसिबल है और किस हद तक पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है। 5 साल में फी कस आमदनी $2000 करने का हदफ रखा है नून लीग ने। 4 साल में मालियाती खसारा 3.5% या इससे भी कम करने का हदफ मुकर्रर किया है। 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी।
ये हमें समझाइएगा, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो उनका पर कैपिटा वाला है, इसमें जो उनका हदफ है कि जो डॉलर टर्म्स में जो पाकिस्तान का जो हर शख्स है उसकी आमदन कितनी होगी, जो तकरीबन इस वक्त $1560 के करीब है। तो वो ये कह रहे हैं कि $1560 को 5 साल में वो बढ़ाकर वो ले जाएंगे $2000 तक। ये बड़ा ही एक रीजनेबल हदफ है। मुझे इसके हासिल करने में फ्रैंकली कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि ये नॉमिनल, अब थोड़ी बहुत भी अगर आपकी ग्रोथ, अगर आपकी इकोनॉमी की 4% करती है और आपके रुपए की ज्यादा डिवैल्यूएशन नहीं होती, तो ये हदफ जो है वो हासिल हो सकता है। इस वक्त जो बांग्लादेश का जो रेशो है इस वक्त पर कैपिटा इनकम उनकी तकरीबन $2600 इस वक्त है, और इंडिया की कुछ $2800 इस वक्त है। तो अगर हम 5 साल बाद भी $2000 पे पहुंचेंगे तो हम कोई एशियन टाइगर्स नहीं बन जाएंगे, हम वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे आज खड़े हुए हैं। तो एक इससे अचीवेबल। दूसरा जो आप कह रहे हैं इनका बजट डेफिसिट वाला, बजट डेफिसिट का जो इनका हदफ है ये थोड़ा सा ambitious है कि 3.5% कर लेंगे एज परसेंट ऑफ GDP। जो IMF की रिपोर्ट अभी आई है उसमें जो 4 साल बाद जो नंबर वो दिखा रहे हैं वो कुछ 4.5% के करीब वो बजट डेफिसिट दिखा रहे हैं। ये वाली जो चीज है ये मिस करते हुए मुझे ये नजर आ रहे हैं PMLN की, जो अगर गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन, हमने जो कर्जा जात लिए हुए हैं उसमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, एशियाई बैंक भी है, पेरिस क्लब भी है, चीन भी है, सऊदी अरब भी है, मुत्तहदा अरब अमारात भी है। ये सारे फहरिस्त है। तो मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा इदारा, कौन सा ऐसा दोस्त मुल्क है जिसका कर्जा हमें फौरी तौर पे प्रेफरेंस की बेसिस पे वापस करना पड़ेगा? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। कल खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो इनका जो कर्जा है ये सबसे पहले वापस होगा। तो इनको इसलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहा जाता है, और यही वजह है कि इनका जो कर्जा है वो रीशेड्यूल भी नहीं होता। उसके वो बहुत मुश्किल होता है कि इनके कर्जे को रीशेड्यूल करते हैं, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसके अलावा जो बाकी आपके कर्जे हैं बायलैटरल हैं या कुछ कमर्शियल लोन हैं, कमर्शियल के अंदर भी आपके पास रिस्केड्यूलिंग की ऑप्शन नहीं होती। बायलैटरल में तो आप जो है वो रोल ओवर करवाते रहते हैं, बायलैटरल के अंदर इतना कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं ये आपकी IFI जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वही रह जाते हैं। तो शहबाज, ये तो हम कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया होने का मतलब क्या है? दिवालिया होने का सबसे पहला इंडिकेटर क्या होता है? पहला इंडिकेटर ये होता है कि आपकी जो जो आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी होती है, जो आपकी किसी भी मुल्क की सलाहियत होती है कर्जा वापस करने की, वो महदूद हो जाती है। और सर पाकिस्तान वो जो पहला इंडिकेटर है वो क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है। हम कर्जे वापस नहीं कर पा रहे, और कर्जों के ऊपर जो सूद है तो वो भी जो है हमारी जो हुकूमत की खालिस्तान आमदन है उससे भी वो काफी कम है। तो ठीक है। कर्जा लेके कर्जों के ऊपर सूद दे रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे आपका जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं रहा। तो यहाँ से आपको रिस्केड्यूलिंग की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो मंशूर हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। ठीक है, ठीक है। जफर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो भी आने वाली हुकूमत है उसकी प्रेफरेंस में इंडस्ट्री के लिए, कारोबारी तबके के लिए क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो उनको उठाने चाहिए? रॉ मटेरियल का सप्लाई को स्मूथ करें, कंसिस्टेंट करें, हर पॉलिसी को कंसिस्टेंट करें। ओवरबर्डन जो टैक्स देने वाले हैं उनको और ओवरबर्डन ना करें। फॉरेन देखिए, सुपर टैक्स भी कोर्ट में गया, विंडफॉल टैक्स भी कोर्ट में गया, और क्लिफ्टन बोर्ड और ये सब बोर्ड जो कंटोनमेंट बोर्ड है वो भी कोर्ट में चला गया। तो आप पुश क्यों कर रहे हैं कि आधा मुल्क कोर्ट कचहरियों में चला जाए? तो ये चीजें इनको देखनी पड़ेगी कि वो बात करें जिससे इलास्टिसिटी रहे धंधे की। आप इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई आप इतना स्ट्रेच ना करो कि वो भाग जाए। ऑलरेडी खबर है कि $1 बिलियन यहाँ से निकला है और पार्क हो गया है मिडिल ईस्ट में। अब आप समझ जाओ किधर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको आगे लॉन्ग टर्म में बड़ी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अगर उसने गिव अप कर दिया तो जॉब क्रिएट क्या होगी? जॉब क्रिएट होती है 7-8% का GDP हो, नई इंडस्ट्रियों को एक्सपेंशन में जाए, नई इंडस्ट्रियां लगे, फिर जॉब क्रिएट होती है। अब वो आप कहोगे इंटेंसिव जॉब जो होती है कि एक एग्रीकल्चर का 1 एकड़ है सपोज, उस पर दादा भी काम कर रहा था, उसके 3 बेटे भी काम कर रहे थे, अब उसके उनके 6 बेटे भी काम कर रहे हैं। तो वो जॉब नहीं क्रिएट कर रहे, वो ठीक है, अपनी पॉइंट। छोटी अच्छा,
वक्त कम है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। बस आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप नहीं समझते कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो हमारे कारोबारी तबका है, उसको भी एफबीआई के साथ मिल के बैठना चाहिए टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए? बिकॉज कारोबारी तबका उस हद तक टैक्स नहीं देता जो कि तनख्वाहदार तबका देता है। वो गिला भी करता है कि हमारी तनख्वाह में से वो टैक्स फौरी तौर पर कट जाता है। कारोबारी शख्सियात जो होती हैं वो कहती हैं हमें तो लॉस हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। यस दे रहे हैं। आपको ये पता है कि अभी जो कॉर्पोरेट के और कंपनियों पर, इंडस्ट्रियों पर जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस रीजन में सबसे ज्यादा है। एक मरतबा शौकत तरीन ने यहाँ तक बोला था कि सिंबॉलिकली वो 1% इंटरेस्ट क्या टैक्स घटाने की बात कर रहा था। उसने कहा मैं इंटरनेशनल फोरम के लेवल पर ले आऊंगा हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्वे या कनाडा या इस तरह के जो 50% भी ले रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ये डिफरेंट इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब, शहबाज आना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।